हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसबी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। बच्चों अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 देना है ना, तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग फिजिक्स के 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों ऐसे डेरिवेशन है जो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पर आपको सारे डेरिवेशन फंसने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से इन चारों डेरिवेशन को आपको हल करना है, सॉल्व करना है। मैं आपको एक्स वाई जेड पूरा अच्छे से अच्छे डेरिवेशन समझाने का प्रयास करूंगा। बस आपको समझते हुए चलना है, हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम देते समय, बोर्ड एग्जाम के समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो सारे डेरिवेशन आपको पढ़ लेने हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम आज के इस लेक्चर में 4 जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी पूरी किताब के डेरिवेशन है, उनमें से 4 लेकर आज के साथ हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले। तो आइए बच्चों बिना समय को वेस्ट किए सीधे प्रथम हमारा जो डेरिवेशन है इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों पहला हमारा जो डेरिवेशन इसमें हमसे कह रहा है, दो समांतर धारावाही चालक, हमारे पास अगर दो समांतर धारावाही चालक हैं तो चालकों के चालक तार हैं, तो उनके बीच में लगने वाले बल के लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। यानी कि दो समांतर धारावाही अगर हमारे पास चालक हैं तो इन चालक पर लगने वाला जो बल होगा, इन चालक पर जो फोर्स लग रहा है, उसके लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। तो आइए हम बिना समय को वेस्ट किए सीधे सीधे इस पूरे टॉपिक को अच्छे से हम एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बच्चों माना हमारे पास इस तरीके से एक चित्र है। आप पहले इस चित्र को बना लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में जो कुछ भी हमने बनाया है, इस डायग्राम में जो कुछ भी हमने बना के रखा है, इसको हम क्या करेंगे कि लाइन 2 से 4 लाइनों में इसको लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए माना 2 L लंबाई के चालक तार, माना 2 L लंबाई की, इसकी लंबाई क्या है, L लंबाई के 2 चालक तार हैं। कितने हैं, फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट सेकंड। ठीक है, 2 चालक तार P तथा Q है। एक हमारा चालक तार P है और दूसरा हमारा चालक तार Q है। ठीक है, एक दूसरे से R दूरी पर समांतर रखें, एक दूसरे से R दूरी पर बिल्कुल समांतर रखें। इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो है R। समझ गए? ठीक है, जिनमें क्रमशः I1 तथा I2 धाराएं बह रही हैं, जिनमें क्रमशः I1 और I2 धारा बह रहे हैं। जो P वाला है इसमें हमारी I1 धारा बह रही है और जो हमारा Q वाला है इसमें I2 धारा बह रही है। ठीक है, समझिए। तब बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार, यानी कि जो बायो-सावर्ट का नियम है इसके अनुसार तार P के कारण तार Q में तार Q के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों अगर आपने बायो-सावर्ट का नियम पढ़ा होगा तो आपको एक बायो-सावर्ट का नियम है B1 इक्वल टू, क्योंकि इसको हम B1 मान लेंगे क्योंकि हमें 2 निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो किसके कारण, प्लस Q आवेश, प्लस Q के कारण, यानी कि सॉरी जो हमारा P है इसके कारण Q पर आवेश। ठीक है, तो इसके कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा B इक्वल टू म्यू 0/2 पाई I1, क्योंकि इसमें धारा क्या है I1 और इसकी जो दूरी क्या है वो R है, तो I1/R हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर दूरी I2 धारा थी, इसमें I3 होती तो I3/R हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर धारा क्या है बच्चों, I1 है, या फिर आप IA भी मान सकते थे, नो प्रॉब्लम, आप I1 मानिएगा। ठीक है, तो B1 इक्वल टू म्यू 0.2 पाई I1/R। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया पहला। एक इसके हो गए प्लस P वाले के कारण। ठीक है, P के कारण अगर यदि देखिए चालक तार Q में I2 धारा हो, चालक तार Q जो है इसमें I2 धारा है, तो चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत है, क्योंकि जो उसका चुंबकीय क्षेत्र है वो बच्चों B1 के लंबवत है। ठीक है, तब इसकी लंबाई L पर लगने वाला बल, जो हमारा इसकी जो लंबाई है बच्चों L है, इस पर लगने वाला बल जो है वो F है, वो कितना होगा देखिए इसको बच्चों, F इक्वल टू होता है B1 I2L। इसका क्या हो जाएगा, B1 जो हमारा है चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लग रहा है, I2 इसमें धारा बह रही है और L इसकी लंबाई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू B1 I2L हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमने B1 का मान जो है पहले निकाला रखा है, B1 जो बायो-सावर्ट के नियम अनुसार लिखा है, तो ये वाला जो समीकरण है बच्चों में F ही निकालना था, इस पर लगने वाला बल जो है वो हम इसमें B1 का जो है वो मान रख देंगे डायरेक्टली। देखिए
B1 का मान रखने पर जब बच्चों हम इसमें B1 का मान रखेंगे, यानी कि जो B1 था, जी B1 है, इसके स्थान पर A वाला मान उठा के रखेंगे, तो B1 के स्थान पर μ/4 वो μ0/2 रख दिया, और इसमें I1/R है तो I1/R ये हो गया, इनटू L2 वो I2L हमने यहाँ पर ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, तो बच्चों ये जो है इसी को हम कहते हैं बायो-सैवर्ट का, जो किसी समांतर धारावाही दो अगर चालक हैं तो उनके लिए बीच में लगने वाला जो बल होगा उसका सूत्र जो है वो इसी प्रकार से हमारा डिफाइन होता है, F = μ0/2 I1 × I2L अपॉन में R होता है। और इस पूरे डेरिवेशन को मैंने आपको अच्छे से तरीके से बता दिया, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा आपको डिफिनेशन याद कर लेना है। कुछ दो सूत्र हैं, बायो-सैवर्ट वाला सूत्र और ये दो सूत्र याद करिएगा, फिर इसमें अब I1 अगर ये वाला याद है तो इसमें इसका मान रख दीजिएगा, हमारा नया सूत्र आ जाएगा, वही हमारा इसका डेरिवेशन संपूर्ण हल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका डायग्राम बनाना है, कोई कठिन डायग्राम भी नहीं है, बिल्कुल साधारण है, आप इसको ध्यान से अच्छे से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक, अगला डेरिवेशन बात करते हैं बच्चों। दूसरा बच्चों हमारा डेरिवेशन जो है उसमें कहा जा रहा है कि आवेशों के पुनरावृष्टि से उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र स्थापित करना है, यानी कि आवेशों की पुनरावृष्टि से यानी कि आवेशों का अगर पुनरावृत्ति होती है तो उससे उभयनिष्ठ विभव जो होगा उसका हमें सूत्र स्थापित करना कैसे करेंगे। आप इस तरीके से, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको आप बना लीजिए। ठीक है, इसको आप बनाइएगा, फिर हम आपको इसको पूरे से अच्छे से समझाते हैं। देखिए हमने इसमें जो कुछ बनाया है, जो कुछ भी लिखा है, उसको हम पहले लिख देते हैं, 1 से 2 लाइन जो कुछ भी होती हैं, ताकि आपको एग्जामिनर जो है उसको समझ में आ जाए कि आपने इस डायग्राम में क्या कहने का प्रयास किया है और आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, माना दो चालक Q1 व Q2, हमारे दो चालक हैं, पहला Q1 है और दूसरा हमारा चालक है Q2, समझ में आ रहा है, जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं। इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है। ठीक है, तथा विभव जो है V1 और V2, इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है, एक तार द्वारा जोड़े गए हैं। ये जो आपको ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है ये हमारा तार है, इस तार के द्वारा इनको जोड़ दिया गया। ठीक है, इन तार के द्वारा जोड़ दिया गया, ये तो कंडीशन है जोड़ने के समय की। अगर हम इससे पहले की बात करें, जब इनको नहीं जोड़ा था, इसको ध्यान से देखिए, इनकी पुनरावृष्टि पहले चालकों पर आवेश क्या होता था। देखिए एक आपने सूत्र सुना होगा, या आपने Q = CV, या आपने C = Q/V देखा होगा। ठीक है, C = Q/V आपने ऐसा देखा होगा। मेन सूत्र हमारा यही वाला है, C = Q/V जो धारिता वाला आता है वहीं से, लेकिन इसी सूत्र को हम सही करके इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि Q = C × V लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। देखिए हमने क्या लिखा, हमारा जो पहले वाला आवेश है Q1, तो हमने Q1 = क्या लिखने का प्रयास किया, C1 और B1 हो गया, क्योंकि इस पर आवेश C2 है, V2 है, और जो हमारा आवेश Q2 है बच्चों, इस पर क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा और V2 हो जाएगा। यही तो हमने लिखा है यहाँ पर। देखिए अब इनको क्या किया, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया और इस वाले को हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब हमने क्या कहा कि अब इससे पहले की कंडीशन क्या थी, आवेशों की पुनरावृष्टि के बाद, हाँ इसके बाद में, यानी कि जो चालक तार नहीं जुड़े थे उसके पहले, बाद में। ठीक है, तो इसमें यदि दोनों चालकों पर समान विभव हो, यानी कि जो विभव यानी कि जो B है वो हो जाए V, यानी कि B1 + V2 = अगर V हो जाए, इसको नहीं, अगर इसका विभव जो है वो समान हो जाए, यानी कि B1 B2 हमारा हो जाए, सिर्फ B हो जाए, यही कहना चाहता है। तो कुल विभव = क्या हो जाएगा, अगर B = निकालें, B = इसी सूत्र से निकालें तो क्या हो जाएगा, B = Q/C हो जाएगी। अगर यहाँ पर कुल विभव है बच्चों, कुल विभव है तो कुल आवेश होना चाहिए और कुल धारिता होनी चाहिए। अब बच्चों हमारे पास आवेश क्या है, Q1 और Q2 हैं, तो अगर हम Q = बात करें तो हो जाएगा Q1 + Q2, दोनों जुड़ जाएंगे Q के स्थान पर, अपॉन में क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों इधर देखिए, और हमारा जो C है इसमें क्या है, C1 है और प्लस C2 है, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल हमारी धारिता आ जाएगी। तो अगर इसी वाले सूत्र में इसका मान रखेंगे तो यही देखिएगा यहाँ पर। अब हमारे पास B = कुल आवेश अपन कुल विभव, कुल आवेश Q1 Q2 है, Q = Q1 + Q2 है और कुल धारिता हमारी C1 + C2 है। ठीक है, अब इसी के मान रख देंगे तो हमारा सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर Q1 Q2 आप मान रखिएगा, इस वाले सूत्र में B1 Q1 टोटल Q कितना है, Q1 + Q2 है,
प्लस अपॉन क्या हो जाएगा हमारा सी है और सी इक्वल टू क्या है C1 और प्लस C2 है, तो इन दोनों को हमारे मान रख दिया तो हमारा क्या हो गया एक C इक्वल टू Q1 प्लस C2 हो गया। लेकिन इससे पहले हम बात क्या कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी यही चीज लिखी है Q1 बा Q2 के मान रखने पर। अब बच्चों यहाँ पर हमने Q1 का भी हमें मान पता है, Q2 का भी मान पता है, यानी कि बच्चों जो Q1 और Q2 है इसके स्थान पर हम ये वाले मान रखेंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों Q1 के स्थान पर हम रखेंगे C1 V1 मान, यानी कि C1 V1 हो जाएगा, प्लस में निशान लगाएंगे और Q2 के स्थान पर क्या रखेंगे C2 रखेंगे और V2 रखेंगे। अपोन में हमारा क्या है C1 है प्लस C2 है। और ये जो है बच्चों हमारा सूत्र आ गया आवेशों के लिए पुनरावृष्टि से पहले जो विभव का हमें सूत्र स्थापित करना था वो ये सूत्र आ गया और यही हमारा इसका फाइनली आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है जो कि मैंने इस पर भी सॉल्व करके आपको बताया है। Q1 Q2 को मान रखे और उभयनिष्ठ विभव हमारा B इक्वल टू C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस B2 C2। ये हमारा इस तरीके से हमें इसको डोमिनेट करना होता है। पूरा आपको मैंने डेरिवेशन अच्छे से बता दिया, इस पूरे डेरिवेशन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई होप आपको ये वाला डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले डेरिवेशन की। तो देखिए बच्चों अगला जो हमारा डेरिवेशन है इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यानी कि कई सारे संधारित्र हैं, अगर वो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनकी हम धारिता का व्यंजक कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से आपसे डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आपने कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे संधारित्र वाले, जिनमें आपने उनमें कई सारे संधारित्र लगे होते हैं, उनको आपने श्रेणी क्रम में भी जोड़ा होगा, समांतर क्रम में भी जोड़ा होगा। लेकिन आपको ये चीज नहीं पता है कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का जो हम सूत्र लगाते हैं ये कहाँ से डिफाइन किया जाता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने 3 संधारित्र को जोड़ रखा है। आप 4 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, जितना चाहें आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आता है तो उसमें कई सारे संधारित्र जुड़े होते हैं। हमें इससे नहीं मतलब कितने जुड़े हैं, हमें सिर्फ सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कई सारे संधारित्र आपको जोड़ सकते हैं। इससे पहले अगर आपको ध्यान रखना है संधारित्र की जब हम बात करेंगे तो अगर हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो वहां पर विभव जो है वो चेंज नहीं होता, सभी संधारित्र पर विभव जो है वो समान रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता है कि विभव समान रहेगा तो आप पूरा डेरिवेशन बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें हमने जो कुछ भी बनाया है इसी को इसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखिए हमने क्या लिखा, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 तथा C3 हैं। हमारे पास 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1 C2 और C3 हैं, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में इनको जोड़ा गया है। ठीक है, जोड़े गए हैं। इसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को, इसमें जो संधारित्र है इसमें प्रत्येक संधारित्र की जो पहली प्लेट है उसको क्या किया गया, पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, इसमें देखिए प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट जो है इसको हमने वैद्युत स्रोत से जोड़ा गया। ठीक है, वैद्युत स्रोत से के साथ, तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। देखिए इसमें प्रत्येक संधारित्र है, इसकी जो दूसरी वाली प्लेट है इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक प्लेट पर उत्पन्न विभवांतर जो होता है, प्रत्येक जो प्लेट है बच्चों इस पर एक विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो हमारा V है, तथा आवेश जो है वो क्रमशः Q1 Q2 और Q3 है, यानी कि आवेश Q1 Q2 Q3 आवेश चेंज हो रहा है लेकिन जो विभवांतर है वो सिर्फ V ही है। ठीक है, इतना अगर आपको पता है तो प्रत्येक प्लेट पर अगर हमें आवेश की बात की जाए तो बच्चों आपने ये जो चीज आ रही है कहाँ से आ रही है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना। यानी कि आपने एक सूत्र पढ़ा है, वो ही अभी जो मैं पीछे बात कर रहा हूँ, Q इक्वल टू CV, या आपने C इक्वल टू पढ़ा होगा Q अपॉन V। ठीक है, यही से आता है मेन हमारा ये वाला, इससे हम ये वाला बना लेते हैं Q इक्वल टू CV। लेकिन हमने इससे पहले हम बात कर चुके हैं यहाँ पर विभव जो है विभवांतर जो है वो V रहता है। तो अगर बच्चों हम Q1 की बात करेंगे तो धारिता हमारी बदल जाएगी C1, लेकिन विभव हमारा सेम रहेगा। और ऐसे ही अगर हम Q2 की बात करेंगे तो हमारा C2 और विभव जो है वो B ही रहेगा। अगर इसी प्रकार Q3 की अगर हम बात करें तो C3 V हो जाएगा। अगर Q4 की अगर हम बात करें बच्चों तो C4 V हो जाएगा। अगर बच्चों Q5 की अगर हम बात करें तो C5 V हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी अगर हम आवेश की बात करेंगे तो इसमें हम धारिताएं चेंज होती रहेंगी, आवेश चेंज होते रहेंगे, लेकिन विभव जो है वो समान रहेगा। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है, Q1 इक्वल टू C1 V, Q2 इक्वल टू C2 V, Q3 इक्वल टू C3 V। प्रत्येक प्लेट पर आवेश होगा क्रमशः इतना ही होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों हमारा जो मेन वाला सूत्र है वो क्या है, C इक्वल टू Q अपॉन V है। अगर इनमें आवेश जो है कुल आवेश Q हो जाए, कुल धारिता C हो जाए, तब क्या होगा, देखिए यदि संधारित्र की कुल धारिता C तथा आवेश Q है, सूत्र में तब Q इक्वल टू CV सूत्र है, C इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा। तब बच्चों हमारा जो कुल आवेश है, अगर हमारे पास कई सारे आवेश हैं तो अगर हम Q1
क्योंकि 3 आवेश हमारे पास हैं, Q2 प्लस Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, एक आवेश हो जाएगा, यानी कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q। और कुल धारिता की बात करें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू C हो जाएगा, यानी कि कुल धारिता हमारी C हो जाएगी, कुल आवेश C Q हो जाएगा। तो Q के स्थान पर हम C के स्थान पर C प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 रख सकते हैं, Q के स्थान पर Q1 प्लस Q2 Q3 रख सकते हैं, यानी कि ये वाला जो हमारा सूत्र है इसी में हम इसका मान रखेंगे, ठीक है। तो C इक्वल टू Q अपॉन V है, ठीक है। तो Q के स्थान पर Q1 हो जाएगा, एक मिनट। तो हाँ बच्चों देखिए, यहाँ पर हम इसमें मान पहले नहीं रखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक समीकरण बनाएंगे, यानी कि हमें यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए तो कुल आवेश Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, एक Q1 Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। ये हमारा एक, हम इसको समीकरण मान लेंगे, ये जो है इसको हम एक समीकरण मान लेंगे, कुल आवेश की बात की जा रही है तो हम इसको समीकरण 1 मान लिया। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए सारे आवेशों के ही सूत्र निकाले हुए हैं कुल आवेश के, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर Q1 Q2 Q3 के मान रखेंगे। इस समीकरण में Q1 Q2 Q3 के मान रखने पर आप लिख लीजिएगा, Q1 Q2 Q3 के मान रखने पर, तो बच्चों Q इक्वल टू हमारा एक सूत्र है, क्या है, CV है, ठीक है। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कि इनके सभी के मान रखेंगे, लेकिन हमें Q इक्वल टू क्या पता है, CV, तो Q के स्थान पर हमने रख दिया CV, Q1 के स्थान पर क्या रखेंगे, C1 V रखेंगे, प्लस Q2 के स्थान पर रखेंगे C2 V रखेंगे, प्लस Q3 के स्थान पर क्या लिखेंगे, C3 V रखेंगे। जितने भी होते हैं उनको जोड़ते चले जाएंगे। अगर बच्चों CV इधर है, अगर बच्चों इसमें B सभी में, अगर हम B को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, इधर C1 प्लस C2 बचेगा प्लस C3 बचेगा, इतना ही तो बचेगा ना, अगर हमने B को कॉमन ले लिया। अब बच्चों जो B कॉमन ले लिया, इस B को अगर इस B से कैंसिल कर दें हम, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और यही हमको सिद्ध भी करना था। देखिए यहाँ पर मैंने जो सिद्ध किया है, देखिए इसमें हमारा कुल आवेश हमने निकाला, Q1 प्लस Q2 आवेश को जोड़ दिया समीकरण में, एक में Q1 Q2 Q3 के तथा Q के मान रखने पर हमने Q के मान लिखे, समीकरण B को काट दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने अच्छे से बता दिया किस तरीके से, जो नीचे आ जाएगा ये जो B है इसके मल्टीप्लाई में इसी नीचे आ जाए, नीचे से इस तरीके से कैंसिल। हमने एक स्टेप यहाँ पर आपको कम बताया है, यहाँ पर वाला ये स्टेप कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर आप देख लीजिए। अब हमने यहाँ पर आप हमारे पास जो सूत्र बचा फाइनली C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हमने इनको लिख दिया, और यही हमारा जो है बच्चों समांतर क्रम का सूत्र है। इस तरीके से आपको इनको डिफाइन करना रहता है। समझ में आ गया? आई होप आपको ये वाला डेरिवेशन भी अच्छे से समझ में आ गया। अगला डेरिवेशन की बात करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगला जो डेरिवेशन है इसमें हमसे बात की जा रही है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करना। देखिए बच्चों, अगर हमें कहीं बाई चांस अगर हमें किसी भी सूत्र में, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर दो लेंस दिए हैं और उसमें हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, अब हमें दोनों लेंस की संयुक्त फोकस दूरी निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, वहां पर दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हम इसके डेरिवेशन को सिद्ध कर लेंगे। इससे पहले हमने आपको एक लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित किया था, जिसमें आया था 1/f इक्वल टू 1/c अब माइनस 1/v, 1/b अपॉन 1/f इक्वल टू होता है 1/b माइनस 1/u। ठीक है, ये सूत्र हमने सिद्ध किया था। ठीक है, इसमें हमने एक लेंस की बात की थी, यहाँ पर हमें दो लेंस रखे हैं। यहाँ पर कितने लेंस रखे हैं? दो लेंस रखे हैं। तो इनके लिए हम कैसे करेंगे, इसको भी आपको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये भी हमारा बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछा जाता है। देखिए इसमें हमने क्या किया, वो जो कुछ भी हमने इसमें बनाया इसको हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। मैं इसको पूरी हिंदी क्या लिखी है इसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए माना दो पतले उत्तल लेंस है। ठीक है, L1 व L2 है, एक L1 है दूसरा हमारा L2 है, जिनके मुख्य अक्ष एक ही है। इनके मुख्य अक्ष जो आपको ग्रीन वाली ड्रॉ लाइन दिखाई दे रही है, एक ही है। मुख्य अक्ष जो होता है वो एक ही है, तथा फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। पहले की फोकस दूरी F1 होगी, दूसरे की फोकस दूरी हमारी F2 होगी। एक वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखें, इसका जो माध्यम है बच्चों ये वायु है। ठीक है, और एक दूसरे के क्या है, संपर्क में रखे हैं। ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में रखें। एक बिंदु वस्तु जो O है वो क्या है, मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखिए। देखिए एक बिंदु वस्तु O है जो मुख्य अक्ष है, इस पर पहले लेंस से जो L1 लेंस है इससे U दूरी पर रखिए। कितनी दूरी पर रखिए, इसकी जो यहाँ से दूरी है वस्तु की वो बच्चों U है। ठीक है, U दूरी पर रखिए। यदि L2 लेंस ना हो, यदि L2 लेंस ना हो तब, यदि L2 लेंस ना होता तो क्या होता, L1 वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनता। इसका जो अगर L2 लेंस ना होता तो इसका जो प्रतिबिंब बनता बच्चों वो I डैश पर बनता है, यानी कि I डैश बनता है जिसकी दूरी होती B डैश।
और जिससे लेंस से दूरी बी डैश हो तो लेंस के सूत्र से। अब बच्चों लेंस का हमें सूत्र तो ये पता है, ठीक है। इसमें क्या दूरी होती है, तो हमारे पास यहाँ पर लेंस दो हैं, तो पहले लेंस को मानेंगे हम F1, तो हम लेंस के सूत्र से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/, अब यहाँ पर u है तो हम u इसकी रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर u होता है, a वस्तु की दूरी होती है, लेकिन b क्या होता है, यहाँ पर प्रतिबिंब होता है। क्या होता है बच्चों, प्रतिबिंब होता है v वाला, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी है, जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी क्या है, b ना होकर b डैश है, तो इसमें b के स्थान पर हम b डैश रख देंगे और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहीं पर हमने यही चीज यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें लिख दी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, देखिए पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, जो पहले लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब है, इसके लेंस के जो पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब ये वाला है, इसके लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य, जो हमारा दूसरा वाला लेंस है L2 लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। इसके आगे यानी कि इसको ऐसा लगेगा कि इसके आगे क्या है, एक वस्तु रखी है, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। आभासी वस्तु का कार्य करता है। दूसरा लेंस जिसका अंतिम प्रतिबिंब I बनता है, जिसका प्रतिबिंब I बनता है और जो कितनी दूरी पर बनता है बच्चों, b दूरी पर, और जिसकी L2 लेंस से जो दूरी है वो b है, तब लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र तो बच्चों हमें ये पता है क्या होता है, यही है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर लेंस फोकस दूरी क्या लेनी है, F2 लेनी है। अब बच्चों यहाँ पर जो दूरी है वो तो v है, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है, यहाँ पर देखिए इसके लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, ए वाला लेंस, और इसकी दूरी क्या है, v डैश है। तो यहाँ पर u के स्थान पर यहाँ पर u थी, उसके स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो 1/u सॉरी v डैश हो जाएगा और इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पर भी लिखी है, ठीक है। u के स्थान पर v डैश है। अब बच्चों क्या करेंगे, हमने लिखा हुआ है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण हमारे पास 2 बने इनमें 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो देखिए किस तरीके से 1/f इक्वल F1 इक्वल टू प्लस 1/F2 हो जाएगा, ठीक है। इस F1 को जोड़ दिया। अब हमें इधर वाले जो 1/v डैश माइनस 1/u, ठीक है, प्लस निशान लगाएंगे, 1/v हो जाएगा माइनस 1/v डैश हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, 1/b डैश से 1/b डैश कैंसिल, इधर माइनस का इधर प्लस का, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास 1/f इक्वल टू F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू क्या बचा बच्चों, 1/b माइनस 1/u, ठीक है। अब हमें चूंकि इधर एक चीज हमें पता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, यानी कि 1/f के स्थान पर ए रखने और इसके स्थान पर में रख सकते हैं। तो हमारा देखिए ये वाला सूत्र भी हमें कभी कभी प्रयोग करना पड़ सकता है, और इसको अगर हम आगे सही करके लिखें और तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/f, ठीक है। 1/f भी लिख सकते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा 1/f। अब हमें ए वाला जो सूत्र है ये आ गया हमारा, और यही हमारा फाइनली सूत्र है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वाला डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चे जो टॉप 4 डेरिवेशन थे मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए। और भी कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, और अगर आपको कोई भी डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे वो डेरिवेशन बताइए, हम उसका सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अन्यथा हम आपको अच्छे से अच्छे डेरिवेशन पढ़ाते रहेंगे और आप लोगों को पढ़ते रहना है। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।